the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. ये कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। का जो घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी स्पष्टता हमारी विरासत को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े किए। मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संपत्ति की जांच करेंगे, हम उन लोगों को बांटेंगे जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया है। ये कांग्रेस जन्मजात ओबीसी एससी एसटी की विरोधी पार्टी है और ओबीसी एससी एसटी का अधिकार छीन करके मुसलमानों को सौंप दो। भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और इसी बीच एक बयान जो पुराना है उसे लेकर घमासान नया मच गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक वाले मनमोहन सिंह के पुराने बयान का मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से मुसलमानों को तरजीह देने की रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर बीजेपी हमेशा लगाती रही है और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से जातीय जनगणना का जिक्र है, जिस तरह से संपत्ति के सर्वे का जिक्र है, उसे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान को लेकर, कांग्रेस के पहले के कई फैसलों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है इस बार कांग्रेस पर 24 के चुनाव में। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमान जो कि बहुत पिछड़ चुके हैं उनका हक है, वो बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है 24 में। Minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। बना रही थी कि ये इनके प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति
घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति बना रही थी कि ये। इस बयान को लेकर बीजेपी चौतरफा घेर रही है कांग्रेस को। पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए, कई पॉइंट रखे और हमलावर दिखे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा प्रहार किया और मनमोहन सिंह का इस पुराना वीडियो सामने आने के बाद कहा कि वे वही बात कह रहे हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और पूरे इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है, ये कह रहे प्रधानमंत्री। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले उसे समझ ले, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। और इसी मसले पर हम करेंगे इस वक्त बातचीत। एक तरफ दूसरे फेज का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ जो रिएक्शन और जिस तरह से एक का टेम्पो सेट हो रहा है अगले फेजेस के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा होगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। पहला सवाल ज्ञानेश जी आपसे ही है, इन बयानों का कितना असर 24 के चुनाव पर आप देख रहे हैं? बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और इस बार तो कई ऐसे तथ्य सामने आ गए जो बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री के आरोपों को पुख्ता कर रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक में अब ओबीसी के आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से व्यवस्था कर देते हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक का ही एक और आ गया मामला जहां पर मठ मंदिरों पर तो टैक्स लगेगा उनकी कमाई पर, लेकिन वक्फ बोर्ड और ईसाई मशीनरी के लिए, चर्च के लिए आप अलग से धन की व्यवस्था करते हैं। तो ये आरोप और अब इलेक्शन, असर बताइए। देखिए, मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि 2019 में इन सब मुद्दों को बीजेपी ने नहीं उठाई थी। आप समझिए क्या जरूरत पड़ गई कि अब पुराने बयानों को लेकर के, खास करके मुस्लिमों को टारगेट करना या उस पर बयान देना। इसका मतलब एक ही हुआ है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी अब कर रही है। अब उसका जो मुख्य एजेंडा है, जो जितने भी 10 साल मोदी जी की सरकार रही, तो कायदे से डिस्कशन होना चाहिए था कि उनके विकास में क्या क्या हुआ, लेकिन मुस्लिम पर आकर बात अटक गई। और खास करके आप याद करिए 2019 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब ये मुद्दे नहीं आए थे। एक बड़ा सवाल इसलिए मन में उठता है कि आखिर मजबूरी क्या है, मजबूरी है या कोई चुनावी स्ट्रेटजी है? ये दो, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजबूरी है या चुनावी स्ट्रैटेजी, समझना होगा। सुधा मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख भी करेंगे, लेकिन पहले मनीष शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आखिर क्या वजह है कि इस पुराने वीडियो को बीजेपी लेकर आई है 24 के चुनाव में? मजबूरी है या कोई स्ट्रैटेजी है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछा तो मैं जवाब देता हूं। ये वीडियो कांग्रेस का जो वर्तमान मैनिफेस्टो है उसके समर्थन में लेके आया गया है कि जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि संपत्तियों का सर्वे कराएंगे फाइनेंशियली और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके समर्थन में कि चूंकि 2006 दिसंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया जी, राहुल गांधी के इशारे पर यह बयान दिया था
कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक है। और उसके एक माह पूर्व ही यानी नवंबर 2006 में सत्तर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी को उठा के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि उस दिन से ये षड्यंत्र चला आ रहा था। फिर अभी सैम पित्रोदा का जो बयान है, सैम पित्रोदा क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाए? हाँ, हम एक राजनीतिक दल है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और देश की जनता के ऊपर अगर कोई बुरी निगाह रखता है, अगर कांग्रेस का खूनी पंजा देश की जनता के प्रॉपर्टी पर या मां बहनों के मंगलसूत्र पर कुदृष्टि डालता है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको जनता से आगाह करें। चुनाव में वोट हम अपनी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांग रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जो परिस्थिति है उस पर भी दृष्टिपात करना उसको। ठीक है मनीष जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाती नहीं, तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाती नहीं अगर उस तरह के बातें उनके घोषणा पत्र में होती नहीं। सुधा मिश्रा हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। सुधा जी, बीजेपी बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि बांटने की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, यहां पर मोहब्बत की दुकान है, सब साथ रहेंगे, भारत जोड़ो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आज जातीय जनगणना की बात करते हैं, फिर कहते हैं जिनका ज्यादा आबादी उनको उनका हक मिलना चाहिए। आबादी के आधार पर यानी संपत्ति सर्वे की बात हो रही है। सैम पित्रोदा वहां पर बैठ करके बता देते हैं कि टैक्स लग सकता है, इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कर्नाटक में हम देख रहे हैं, अब तुष्टीकरण के मसले पर कांग्रेस घिर गई है क्या? सुधा जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, INDI के हिस्सा दोनों हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप इस सिस्टम से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ओबीसी आरक्षण में एक हिस्सा मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2011 में केंद्र सरकार तब की, उनकी भी कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक लगा दी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां यह व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ इस जो चर्च हैं उनको तो पैसे सरकार देगी, लेकिन मठ मंदिरों पर टैक्स सरकार लेगी ताकि मंदिरों को और दुरुस्त किया जा सके। क्या ऐसी व्यवस्था से आप संतुष्ट है? यूपी में भी ऐसी व्यवस्था को आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर साथ आ गए तो? मेनका जी, इस देश का कोई भी स्टेट या पूरा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक मूल्यों से चलता है। जो बात संविधान संगत होगी उसे माना जाएगा, जो संविधान संगत नहीं होगी उसे नहीं माना जाएगा। बात यहाँ उसकी नहीं है, बात यहाँ दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो पहले फेज के चुनाव के सुनामी में जिस तरह से बह गई है, इसी तरह से बहके हुए बयान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जमीन तक के नेता के आने शुरू हो गए हैं। इनकी बौखलाहट बिल्कुल साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके सहयोगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना की बात है कि नहीं है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जगह जगह से कह रहे हैं कि नहीं, कि एक बार जातीय जनगणना हो गई, हम संपत्ति सर्वे करा लेंगे, सबको अधिकार दे देंगे। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? मैं इसी बात पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के समय पिछड़ी जाति के हितैषी कहे जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, दलितों के हितैषी बन जाते हैं जब उनको वोट लेना होता है, लेकिन जब अधिकार देने होते हैं तो उनकी जबान सूख जाती है। जिस बात को आप कह रही हैं जाति जनगणना की, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में है? इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराएगी और जाति जनगणना कराने के बाद पूरे लोगों को, पूरे देश के लोगों का जो आर्थिक स्थिति होगी, सामाजिक स्थिति होगी, शैक्षणिक स्थिति होगी और राजनीतिक भागीदारी होगी, संख्या के आधार पर उन्हें भागीदारी दी जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जाति जनगणना के विरोध में, तो बताए। दूसरी बात, एक बात बताइए, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक बात बताइए, आप प्रोफेसर भी हैं, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ आपके मैनिफेस्टो से ऐसा लग रहा है कि जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन उनको अवार्ड दिया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी बात तो नहीं लग रही है यहां पर। उनकी क्या गलती जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान रखा, जिन्होंने क्वालिटी पर ध्यान रखा, क्वांटिटी पर नहीं? आपके ऐसा लगता नहीं? फिर जाति की बात कर आप भेद नहीं कर रहे हैं। अगर जाति में बांट देंगे इस तरह से तो फिर मोहब्बत की दुकान कैसे हुई? भारत जुड़ा कैसे? यहां तो टूटा। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपके पास लौटेंगे। सुधा मिश्रा जी आपके सहयोगी हैं, उनका भी तो जवाब आना चाहिए ना। धर्मेंद्र जी आपकी बात मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। बहुत आभार। सुधा मिश्रा जी, ठीक है, आपकी आवाज आने लगी है। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी अब
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का वीडियो जारी करने लगी है, कोट करने लगी है। तो क्या कांग्रेस गिरती दिख रही है या आपको भी लग रहा है कि बीजेपी मजबूर हो गई है? मेरा प्रश्न है आपसे, आपने वीडियो देखी और क्या मनमोहन सिंह जी ने जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो कहा था? आज आप इसको हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। चूंकि झूठ के ही बेस पे बातें शुरू हुई हैं और झूठ को ही फैलाने की कोशिश, मनमोहन सिंह जी ने कहीं ये नहीं कहा था कि स्पेसिफिक ये होना चाहिए। उनके बयान को जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से तोड़ मरोड़ के, क्योंकि इन लोगों का काम वही है, पूरी बात कही तो मैं पढ़ देती हूँ मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। जी मैंने पढ़ी है, वो बात पढ़ी है सुधा जी, मैंने वो बात पढ़ी है और प्रधानमंत्री के ऑफिस के पोर्टल पर भी वो स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यक पिछड़े हुए हैं, स्पेशली मुस्लिम्स पिछड़े हुए हैं और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इन लोगों का बनता है। ठीक है, वो बयान हमने सुना है और भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है ये भी हम सभी को पता है कि जब भी अल्पसंख्यक की बात होती है। आप ये बताइए, क्या कभी कोई आयोग सिख के लिए बना है? क्या कभी कोई आयोग पारसियों के लिए बना है? क्या कभी आयोग ईसाइयों के लिए बना है? लेकिन मुस्लिमों के लिए बना है। और इस अल्पसंख्यक आयोग का कभी भी जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, कभी कोई किसी और अल्पसंख्यक समुदाय से बना है? नहीं बना है, मुस्लिमों से ही बना है। तो भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या है राजनीतिक तौर पर, यह हमें पता है, पूरे देश को पता है। धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेनका जी, मेरा दूसरा जो पक्ष था, अगर आप मनमोहन जी के बयान को दिखा रही हैं अपने चैनल पे, तो आपसे छोटा सा निवेदन है, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उस बयान को भी दिखाइए जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए इस देश के नागरिकों को घुसपैठिए बोलते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान किसी भी प्रधानमंत्री के लिए हो नहीं सकता। इसीलिए शायद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री रहते हुए नोटिस दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जब शीर्ष नेता इतने निचले स्तर तक गिरकर बयानबाजी करेंगे तो नीचे वाले नेता तो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था, जो सर्वे की बात कर रही थी, जाति जनगणना की बात कर रही थी, मैं फिर कह रहा हूं जाति जनगणना कराएंगे और इसलिए कराएंगे क्योंकि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में नहीं रही है। उसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें पिछड़ों का हक मान लिया योगी सरकार ने। जब अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, जो भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है, उसने माना कि इसमें पिछड़ों का हक मारा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया कि इनके हक को दिया जाए, फिर भी नहीं मानी। अभ्यर्थी फिर जाके हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिए। तो इससे पता चलता है कि लेकिन आरक्षण की जो और पिछड़ा विरोधी है। इसके बाद एक आंकड़ा मेरे पास और है, एक लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 7,000 पद हैं और उसमें से आरक्षित पद है 7,000 और 3,000 भर्ती आज तक खाली है। लेकिन योगी सरकार और भारत सरकार ने आज तक कोई भी ओबीसी का पद नहीं भरा है। चाहे आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ मौजूदा सरकार नहीं खड़ी, आपकी बात आ गई। लेकिन इसी सरकार ने, इसी केंद्र सरकार ने आरक्षण की अवधि को और बढ़ाया है। ठीक है, मनीष शुक्ला जवाब देंगे इसका। मनीष शुक्ला, आप पिछड़ों की बात करते हैं, सिर्फ इलेक्शन में उनका वोट लेते हैं, पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं करते। जवाब दीजिए जल्दी। 2-3 बातें कहूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव की बातें कितनी खोखली हैं। जिस कांग्रेस के साथ इनका इंडी गठबंधन बना है, कर्नाटक में अभी उन्होंने ओबीसी आरक्षण में से है कि नहीं, आप ये बता दीजिए। आरक्षण तो इन्होंने बढ़ाया ना भाई, इनके मैनिफेस्टो में कहाँ है आरक्षण खत्म करने की बात? फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? इनके मैनिफेस्टो में आरक्षण खत्म करने की बात कहाँ है? कर्नाटक के सवाल का जवाब आप नहीं देंगे धर्मेंद्र जी, कर्नाटक के सवाल का जवाब नहीं देंगे जहाँ पर 27,000 पद खाली है और एनएफएस कर देते हैं, जो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा संस्थान है, IIT है, NIT है। चलिए, आप सभी अपना पक्ष रख रहे हैं, इनको भरना ही नहीं है। पूरे 10 साल में आज तक एक प्रोफेसर ओबीसी का नहीं भर पाए हैं और एक प्रोफेसर आप शेड्यूल कास्ट के नहीं भर पाए हैं। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, इसलिए आरक्षण विरोधी है। चुनाव में ही बोलना है, आरक्षण देना है। धर्मेंद्र जी आंकड़े रखिएगा। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी आपके पास आती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, आप सारे सिनेरियो को देख रहे हैं। ठीक है, आपसे सवाल है कि अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो तो आपने कह दिया कि कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी परेशानी में है, लेकिन क्या इसका असर होगा? दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 5 चरण हैं, कोई असर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इन बयानों का? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो पुराने बयान आए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को या बीजेपी के जो थिंक टैंक है, क्या उसको लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी?
क्योंकि अगर ये बात नहीं होती, ऐसा आभास नहीं होता, तो ये सवाल नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा था, अगर ये सत्ता में आएंगे तो आपके मंगलसूत्र तक ले जाएंगे। ये सवाल इसलिए आता है, इसलिए कहीं ना कहीं देखिए चुनौती तो है, बीजेपी को चुनौती मिली है। दूसरी बात जाति जनगणना की बात है, जाति जनगणना कराने की बात करी है इंडिया गठबंधन ने, और इस मामले में फंसी हुई है बीजेपी, क्योंकि वो आरक्षण चाहती है, देती भी है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जातीय जनगणना एक बड़ा इशू है इंडिया का, और राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, जो चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इसी बीच जो तपिश है वो बढ़ती जा रही है, बयान और ज्यादा तीखे हो गए हैं, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर और ज्यादा हमलावर हैं।